वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना रिक्वेस्ट और जनता सभी ने विनती निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ हमें ये बता रहा है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन मिलता है। और यहाँ पे जीवन इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे जीवन के लिए सारे आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जैसे कि जमीन, पानी और हवा। पृथ्वी एक ऐसा सतह है जहाँ पे ये सारे, पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि जीवन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं पृथ्वी की सतह पे आपस में मिलती भी हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। जिस ठोस भाग पे, जो पृथ्वी की सतह है, जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की जमीन को हम लोग भूमंडल कहते हैं। और जो चारों तरफ से हवा हमारे पूरी पृथ्वी को कवर किए हुए है, एक तरह से कंबल जैसा आवरण बनाए हुए हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, उस हवा को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। या गैस की जो परतें हैं उसको वायुमंडल कहते हैं। उस वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ऐसी बहुत सारी गैसें जो हैं मिलती हैं। पृथ्वी का जो है सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है, या 75% लगभग हिस्सा जो है, वो पानी से घिरा हुआ है, पानी है। और जो पानी वाला एरिया है उसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सारी अवस्थाएं आती हैं, जैसे कि अगर बर्फ है तो भी जलमंडल का हिस्सा माना जाएगा, कोई जलवाष्प है तो उसे भी जलमंडल का हिस्सा माना जाएगा, और जल तो जलमंडल का हिस्सा है ही। अब एक जीवमंडल की अवधारणा आती है। जीवमंडल किसे कहते हैं? स्थलमंडल देख लिया हमने, भूमंडल यानी स्थलमंडल दोनों एक ही बात है। वायुमंडल हमने देख लिया और जलमंडल देख लिया। तो एक जीवमंडल आता है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे स्थल, जल और हवा तीनों एक साथ मिल जाते हैं, वहाँ पे हर तरह का जीवन पाया जाता है, उसे जीवमंडल कहा जाता है। अब आइए एक एक करके इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है भूमंडल। भूमंडल जो है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो ठोस भाग जिसमें हम रह रहे हैं वो भूमंडल है। ये जो है चट्टानों तथा मिट्टी की परत से बना हुआ है और इसमें जीवन के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो मिलते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्र का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र के तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पृथ्वी की सतह जो है उसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो जो है जो जमीन वाला पार्ट है, जो जमीन वाला हिस्सा है, जो स्थलीय भूभाग है, उसको हम लोग महाद्वीप कहते हैं। और जो बहुत बड़ा जलीय एरिया है, जो पूरा पानी से घिरा हुआ एरिया है, उसमें महासागरीय बेसिन कहते हैं। दुनिया के सारे महासागर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो स्थलीय भूभाग हैं, जो कि महाद्वीप है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। समुद्र के जल का जो है तल, समुद्र के जल की जो ऊपर वाली लेयर होती है, जिससे ऊपर जो हमें दिखती है, वो जो है लगभग हर जगह एक समान होती है। स्थल की ऊंचाई के साथ ऐसा नहीं है। जमीन की ऊंचाई कहीं ऊंचा होगा, कहीं नीचे होगा, लेकिन समुद्र का जल लगभग हर जगह एक समान होता है। तो इसीलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र के तल से नापा जाता है और समुद्र के तल को शून्य माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मैप है, इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमने मैप को सीधा कर लिया है। जैसा हमने पीछे भी पढ़ा कि सारे समुद्र जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रशांत महासागर का पानी यहाँ आके अटलांटिक महासागर से मिल रहा है, अटलांटिक महासागर हिंद महासागर से मिल रहा है, ये दोनों महासागर दक्षिणी महासागर से यहाँ पे मिल रहे हैं। और इधर यही जाके इधर प्रशांत महासागर, मतलब ये धरती चूंकि गोल है, प्रशांत महासागर ये और ये एक ही बात है।
तो ये सारे महासागर, आर्कटिक महासागर का भी पानी इधर आकर अटलांटिक महासागर से मिल रहा है, तो सारे महासागर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन सारे कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देखेंगे तो ये एशिया महाद्वीप से अलग हो रखा है। एशिया जो है अफ्रीका से थोड़ा सा अलग है। यूरोप भी है, जुड़ा तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं जुड़ा है। लेकिन उत्तरी अमेरिका से सारे महाद्वीप अलग होते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से सारे महाद्वीप जो है अलग हैं। अंटार्कटिका भी है और बाकी सारे महाद्वीपों से अलग है। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। मतलब ये है कि यहाँ पे दो फैक्ट हमें ये बता रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है। कहाँ से? समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर की है। और विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, वो प्रशांत महासागर में मिलता है, जिसका नाम मेरियाना गर्त है या कहीं कहीं मरियाना ट्रेंच लिखा होता है। इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पे सबसे गहरी जगह से और सबसे ऊंची जगह के बीच की दूरी करीब करीब 20 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ पे एक फैक्ट इन लोगों ने और बताया है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी का नाम आएगा। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। यानी अगर कभी ये पूछा जाए कि दुनिया की पहली महिला जो एवरेस्ट फतह की हैं, जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, वो कौन थी, तो वो थी जापान की जुंको ताबेई। हमारे देश की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं उनका नाम है बचेंद्री पाल, और वो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे फतह पा ली थी। ये सारे नाम और ईयर हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है महाद्वीप। महाद्वीपों के बारे में है, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। हमने पिछले चित्र में इसको देख लिया था। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने सारे महाद्वीपों के नाम देख लिए। और जो एक चीज़ ये कह रहा है, अगर आप देखेंगे जो हमने ऊपर फोटो देखी है, तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो भाग है, हम पिछले चैप्टर पहले ये पढ़ चुके कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अंतर क्या। तो ज़्यादातर स्थल का जो भाग है आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का भाग पड़ रहा था, यहाँ पे यूरोप था, अफ्रीका थोड़ा सा यहाँ पे पड़ रहा था, यहाँ पे एशिया था, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर दक्षिणी अमेरिका है। तो ज़्यादा भाग जो है, स्थल का ज़्यादा भाग, जो जमीन का ज़्यादा भाग इधर उत्तरी वाले गोलार्ध में पड़ता है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो ज़्यादातर भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है जमीन का। जमीन का कम भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। यही बात तो यहाँ पे बता रहा है, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यहाँ ये कह रहा है कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप एशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया मीन्स यूरेशिया। तो यहाँ पे ये बता रहा है, पहले तो इसने ये बता दिया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग घेरता है और यह पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में अगर हम लोग इसे अर्थ मान लें, और यह है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है। तो पूर्वी गोलार्ध जो है, इसके पूर्व वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। और इधर ही है एशिया, पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। वो जो है एशिया से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। आइए इसको हम लोग एक बार चित्र में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ये अर्थ है, ये यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ है। ये वाला हिस्सा जो है ये पूर्वी गोलार्ध होगा। तो एशिया जो है पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है। यहाँ पे यूराल पर्वत है जो कि इसको यूरोप से अलग कर रहा है। यूरोप ये रहा और यहाँ पे एशिया है।
एशिया जो है यूराल पर्वत द्वारा यूरोप से अलग होता है और यूरोप और एशिया के भाग को मिला के यूरेशिया बोलते हैं। तो ये बात इसने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तो ये कह रहा है एशिया से काफी छोटा है यूरोप जो है, और ये एशिया के पश्चिम में है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त कौन सा है? अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जो अगर इसे अर्थ मान ले तो 66.5 डिग्री नॉर्थ के जो अक्षांश है उसे हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये जो है एशिया यूरोप से होकर गुजरता है। यूरोप महाद्वीप जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। मानचित्र में हमने पीछे देखा हुआ था कि एशिया के पश्चिम में है। अगला महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश जिसे कहते हैं, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो बेसिकली अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और 0 डिग्री अक्षांश जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं, यह इस महाद्वीप के लगभग बीच से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत ज्यादा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में मिलता है और ये इकलौता ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, ये तीनों अक्षांश इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। यानी कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ में, ये तीनों रेखाएं जो हैं ये अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। इसमें एक बात और कहिए, अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये याद करने के लिए आप अगर इस चैनल के शॉर्ट्स में जाकर देखेंगे तो मैंने कर्क रेखा और मकर रेखा जो है कौन कौन से देशों से होकर गुजरते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताई हुई है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो उत्तर अमेरिका जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह एक संकरे स्थल के द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पनामा स्थल संधि। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका यहाँ पे है और यह है दक्षिण अमेरिका, दोनों आपस में एक स्थल संधि से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। स्थल संधि क्या होती है यहाँ पे ये बताया है। स्थल संधि जो है, स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसा कि यहाँ पे इसने दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को आपस में जोड़ा है। किसने? पनामा स्थल संधि ने। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। कौन कौन से महासागरों से उत्तर अमेरिका घिरा है इसका नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। बेसिकली जो है उत्तर अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में यहाँ पे प्रशांत महासागर पड़ता है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर पड़ता है और यहाँ पे आर्कटिक ओशन पड़ता है। फिर भी हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है उत्तर अमेरिका है महाद्वीप, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका से एक छोटी सी स्थल संधि से जुड़ रहा है। इसके पश्चिमी हिस्से में प्रशांत महासागर आपको दिखेगा, पूर्वी हिस्से में अटलांटिक महासागर दिखेगा और उत्तरी हिस्से में आर्कटिक महासागर दिख रहा है जो कि इधर 3 महासागरों से यहाँ पे भी आर्कटिक महासागर फैला हुआ है। तो 3 महासागरों से उत्तर अमेरिका घिरा हुआ है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्थल संधि के अलावा एक जल संधि के बारे में भी इसने बताया कि जल संधि क्या होती है। जल संधि जो है पानी का शकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि 2 जलराशियों को आपस में जोड़ रहा हो, जो दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ रहा हो, ये पतला से जो ये सकरा सा भाग जो है इसको हम लोग जल संधि कहेंगे। और 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग स्थल संधि कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं जैसा हमने देखा था। पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है दक्षिण अमेरिका के भी।
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। आइए इसको एक बार हम लोग चित्र में देख लेते हैं। ये रहा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और यहाँ जो देख सकते हैं रेड सी लाइन एक खींची हुई है, इसे एंडीज पर्वतमाला है जो इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। यही बात ये जो है कह रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो अभी हमने पीछे देखा था कि अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है जिसका नाम क्या है, नील। और सबसे बड़ी नदी विश्व की जो है वो है अमेजन नदी। ये कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में बहती है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके आगे है अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा भारती। ये नाम हम लोग याद रखेंगे। बेसिकली अंटार्कटिका जो है एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के ठीक बीचों बीच है। और चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तो इस पे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे मानवों के स्थायी निवास तो नहीं है पर बहुत सारे देशों के शोध संस्थान है और हमारे देश के जो शोध संस्थान है उनके नाम मैत्री तथा भारती हैं। ये हो गया हमारा स्थल मंडल के बारे में। आगे हम देखते हैं जलमंडल के बारे में। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पीछे मैंने 75% बोला था, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, मैं गलत था वहाँ पे। पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल है तथा 29% भाग जो है वो स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। यानी कि जो 71% भाग पृथ्वी का जल कहा जाता है वो जो है उसमें सब कुछ सम्मिलित है। जैसे जो महासागर हैं, जो नदियाँ हैं, जितनी झीलें हैं, जो हिमनद यानी कि जिनको हम लोग ग्लेशियर्स बोलते हैं, जो भूमिगत जल है जो हम लोग पंप या नल के माध्यम से निकालते हैं पीने के लिए या बाकी यूज़ के लिए, वो जल भी तथा वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो सब मिला के जलमंडल बनाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो बेसिकली 97% पानी जो है वो महासागरों में है और जो बाकी 3% है उसमें से भी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है बर्फ के रूप में है और ग्लेशियर्स के रूप में है या फिर जमीन के अंदर है। यानी बहुत ही कम पानी बचता है जो हमारे यूज़ के लायक होता है या जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग अलवणीय जल कहते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर, जिसे हम लोग फ्रेश वाटर कहते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही वजह है, ज़्यादातर पानी हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है या हम इस्तेमाल उसको नहीं कर सकते, हमारे पहुँच में नहीं है। इसीलिए हम नीले ग्रह में रहने के बावजूद, यानी कि जिस ग्रह का 71% हिस्सा जल है, फिर भी हम लोग पानी की कमी महसूस करते हैं क्योंकि ज़्यादातर पानी जो है हमारे यूज़ करने के काबिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये जो है बड़े से छोटे आकार के क्रम में रखे गए हैं। सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर है, सेकेंड नंबर पे अटलांटिक है, थर्ड पे हिंद महासागर है, फिर दक्षिणी महासागर है और फिर आर्कटिक महासागर जो है ये हैं। महासागर का जो जल है वो हमेशा गतिशील रहता है। उसके अंदर 3 तरह की गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी? तरंगे उठती हैं
ज्वारभाटा आता है तथा महासागरीय धाराएं होती हैं। ये 3 तरह की गतियाँ महासागरीय जल में होती रहती हैं। यही 3 मुख्य गतियाँ हैं और वो जल जो है हमेशा ही गतिशील रहता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो यहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने प्रशांत महासागर के बारे में बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा जो है, जिसे मरियाना गर्त कहते हैं, इसके बारे में पीछे भी देख चुके हैं, ये प्रशांत महासागर में ही है। ये लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो है ये इसके चारों तरफ पड़ते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। बेसिकली अटलांटिक महासागर के बारे में यहाँ बताते हुए ये कह रहा है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर, यस लेटर के आकार में है और इसके पश्चिमी किनारे पे, यानी कि इसके पश्चिम में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है। इसकी तट रेखा जो है दंतुरित है, मतलब कुछ ऐसे टूटी फूटी सी है, ऐसे है जैसे जो कि पोताश्रय यानी पत्तन, जिसको बंदरगाह कहते हैं या पोर्ट कहते हैं, उनके लिए है ये आदर्श स्थिति बनाती है। वहाँ पे आराम से पोर्ट बनाए जा सकते हैं, प्राकृतिक पोर्ट वहाँ पे बनते हैं। तो इसी वजह से ये जो है व्यापार के लिए बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति पैदा करता है या व्यापार के लिए बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति बनाता है, क्योंकि वहाँ पे इजीली प्राकृतिक पोर्ट ही बन जाते हैं। वहाँ पे ऐसे कटी फटी सी इसकी तट रेखा है, तो इस वजह से वहाँ पे पोर्ट ज़्यादा हैं तो व्यापार वहाँ से ज़्यादा होता है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर जो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। ये हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये बात भी हम याद रखेंगे। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। तो बेसिकली दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ है और जो है लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये यहाँ बेसिकली बस ये बता रहा है कि आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है और ये जो है उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के माध्यम से जुड़ता है। मतलब बेसिकली अगर पूछा जाए कि बेरिंग जल संधि जो है वो कौन से 2 महासागरों को जोड़ती है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। बेसिकली क्या है कि इसमें यह बता रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ से, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ से एक गैस का आवरण है जो दिखता नहीं है, पर एक गैस का ऐसे आवरण है, ये गैस की परत है, उससे जो है घिरी हुई है हमारी पृथ्वी। ये वायुमंडल है, इसको वायुमंडल कहते हैं। वायु की जो परत होती है ये हमारे ग्रह का अटूट भाग है। इसके अंदर वो हवा होती है या वो कॉम्पोजिशन है, ऐसी हवा है इसके अंदर या ऐसी वायु है जो हमें हमारी धरती पे जीवन के लिए आवश्यक है। इसी हवा को हम लोग सांस में लेते हैं। और ये वायुमंडल जो है, ये जो बेसिकली लेयर है, जो इसके ऊपर लेयर है, ये हमें सूर्य की बहुत सारी हानिकारक किरणों से भी बचाता है।
इस वायुमंडल की परतों के बारे में यहाँ पे बगल में बताया है इन लोगों ने। ये परतें कौन कौन सी देखते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और सबसे ऊपर जो है वो है बहिर्मंडल। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को, उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। बेसिकली जो है वायुमंडल कुल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यानी अगर हम अपने सर के ऊपर आंख उठा कर देखें तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें वायुमंडल मिलेगा। और जो है ये 5 परतों में बांटा गया इस 1600 किलोमीटर की ऊंचाई को। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के ऊपर ऐसे 5 परतें बनेंगी। एक परत ऐसे, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत और 5 परत। 5 परतें ऐसे बैठेंगी और यहाँ पहली परत से 5वीं परत तक जो अर्थ की सरफेस से 5वीं परत तक की जो ऊंचाई है ये 1600 किलोमीटर की होती है। इन पाँचों परतों के नाम जो हैं ये हमने देख लिए हैं। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। इन परतों का विभाजन जो है वो किसके आधार पर हुआ है, उसके घटकों के आधार पर, तापमान और अन्य जो है घटक हैं उनका कंपोजिशन जो है और उसका तापमान कैसा है उसके आधार पर इन परतों का विभाजन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर हवा का 99% हिस्सा बनाते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% होती है। जैसा बताया मैंने कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर 99% बनते हैं। उसमें से 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। बाकी 1% में कार्बन, आर्गन और अदर गैसेस आती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का एक सबसे मुख्य अवयव है और इस वजह से यह प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम मात्रा में है हमारी अर्थ पे, लेकिन क्या होता है कि अर्थ के ऊपर, जैसे मान लीजिए अगर ये अर्थ है और यहाँ सूरज से जो रोशनी आती है, ज़्यादातर रोशनी जो है हमारी अर्थ से टकरा के वापस जो है स्पेस में चली जाती है और स्पेस में लौट जाती है। पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है, जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड इधर फैली हुई है, वो क्या करती है, कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। उसकी वजह से हमारी अर्थ गर्म रहती है और गर्म रहने की वजह से जो है हमारी पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा, ऊष्मा अवशोषित करने के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। मतलब पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, एनर्जी हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन टर्न हमें एनर्जी देता है। तो पौधों की वृद्धि के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वायुमंडल की डेंसिटी भी चेंज होती रहती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है समुद्र तल पे होती है और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लेयर में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे हम वायुमंडल के, वैसे वैसे हवा का घनत्व जो है वो कम होता जाएगा। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे जो भी लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे पहाड़ों पे धीरे धीरे हवा का घनत्व कम होने की वजह से वहाँ पर जितने ही ऊंचे चले जाते हैं हम लोग, वैसे ही वहाँ हवा का घनत्व कम होता जाता है और उस वजह से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। बहुत ऊंचाई पे अगर चढ़ना होता है तो जो पर्वतारोही होते हैं, जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ताप जो है घटता जाता है और वायुमंडल का अपना एक दबाव होता है। हवा जो है उसका, उसमें भी वजन होता है तो उसका अपना एक दबाव होता है और ये दबाव अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। कुछ जगहों पे दाब ज़्यादा होगा, कुछ जगहों पे प्रेशर कम होगा। जो हवा होती है, जहाँ पे हवा का दाब ज़्यादा होगा उस एरिया से जहाँ पे हवा का दाब कम होगा उस एरिया में हवा बहेगी।
मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है, और हवा का जो बहाव होता है उसे पवन कहते हैं। जो गतिशील वायु होती है उसे पवन कहते हैं, बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवमंडल। आगे है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल जो है जल, हवा और स्थल, मतलब हवा, जमीन और पानी, तीनों को मिला के तीनों के बीच का एक सीमित भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है। मतलब जहाँ पे तीनों मिलके जीवन का निर्माण करते हैं या जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं पैदा करते हैं या प्रकट करते हैं, वो जगह जो है जीवमंडल कहलाती है या जैवमंडल कहलाती है। जीवमंडल में जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। एक छोटे बैक्टीरिया से लेके और बड़े स्तनधारी तक या बड़े मैमल्स तक हर तरह के जो जीव हैं वो जीवमंडल में ही पाए जाते हैं। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं पूरी धरती पे, ये सब जीवित रहने के लिए एक दूसरे पे और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और जीवमंडल से भी सबके सब कनेक्टेड हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। बेसिकली बस इसमें इतना सा बता रहा है कि जीवमंडल का जो प्राणी वाला भाग है, प्राणी जगत जो है, उसे दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक प्लांट और दूसरे एनिमल्स। और ये जो तीनों परिमंडल हैं, तीन परिमंडल हमने देखे ना, स्थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल, ये तीनों परिमंडल जो हैं ये आपस में एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते रहते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे अगर लकड़ी के लिए या खेती के लिए हम लोग वनों को काट दें तो उससे क्या होगा, जो जमीन नीचे है, जिस जमीन पे वन है, वो जमीन जो है पानी के लिए बिल्कुल ओपन हो जाएगी और पानी जब उसमें बरसेगा तो पानी उसे उस जमीन को काट देगा, उस जमीन को का कटाव तेजी से करता जाएगा और वहाँ पे धीरे धीरे वो जमीन जो है ऊपरी परत उसको बहा के ले जाएगा। इससे इसकी वजह से क्या है, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तथा अगर कभी भूकंप आता है तो भूकंप की वजह से जो पृथ्वी की सतह होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें बस ये दिखा रहा है कि कैसे एक परिमंडल में परिवर्तन की वजह से दूसरे परिमंडल पे असर पड़ता है। जैसे सुनामी जब आई तो इसका मतलब जलमंडल में कुछ परिवर्तन हुआ, जलमंडल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो उसकी वजह से कुछ द्वीप जो है हमारे डूब गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीप जो डूब गए। तो इससे यह पता चलता है कि जल मंडल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो उसकी वजह से स्थल मंडल में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। ऐसे ही जब नदियों में अगर प्रदूषित जल प्रवाहित करते हैं तो वो जो है हमारे मानवों के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है और बाकी जीवों को भी नुकसान पहुंचाया है। तो बेसिकली जो है जैव मंडल को एक तरह से नुकसान पहुंच रहा है, बस हम लोग जल मंडल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो उद्योगों से, ताप विद्युत संयंत्रों से और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो जो है हमारी हवा को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारी हवा को प्रदूषित कर रही है, चूंकि एक इम्पॉर्टेंट घटक है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि ये पृथ्वी को गर्म रखने के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो हमारी धरती ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमारी पूरी पृथ्वी का जो एवरेज तापमान है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से वो पूरी पृथ्वी का एवरेज तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी एक परिमंडल को हम लोग अगर छेड़ रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरे परिमंडल में और दूसरे की वजह से तीसरे परिमंडल में और उस वजह से पूरे जीवमंडल में कुछ न कुछ असर पड़ रहा है। तो इन तीनों के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है और इनके बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जो संसाधन है उनके सीमित उपयोग की आवश्यकता है, मतलब उनको बचा के उपयोग करना जरूरी है।
और यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए और एनसीईआरटी की सभी किताबों का समग्रता से अध्ययन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।